नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजू सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जजमानी सिस्टम के बारे में। और ये जजमानी व्यवस्था भारत के पारंपरिक ग्रामीण समाज की एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि विभिन्न जातियां आपसी निर्भरता के कारण सेवाएं और वस्तुओं का आदान प्रदान करती थीं। और ये प्रणाली मुख्य रूप से किस पे आधारित होती थी? जाति पर आधारित होती थी और प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट भूमिकाएं होती थी। सिंपल शब्दों में अगर आप बोलो तो जजमानी व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें कुछ विशेष जातियां अपने परंपरागत पेशे के अनुसार गांव में सेवा प्रदान करती थीं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? अनाज, वस्त्र या जो आवश्यक उनकी वस्तुएं हैं जीवन निर्वाह की, वो सारी चीजें किसके द्वारा? जिसके लिए वो सेवा दे रहे हैं, यानी उनके जजमान। तो ये तो हो गए जजमानी व्यवस्था का सिंपल सा अर्थ। बट जजमानी व्यवस्था से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि W.H. वाइजर ने इसके बारे में सर्वप्रथम भारत में अध्ययन किया था। क्योंकि हम सोशियोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी में जजमानी व्यवस्था से सर्वप्रथम किसका नाम जुड़ता है? W.H. वाइजर का। इन्होंने कहाँ पे अध्ययन किया था? मैनपुरी के एक गांव करीमपुर में। और उन्होंने अपने शोध में, अपने रिसर्च में ये जानने का प्रयास किया कि जो जजमानी व्यवस्था है वो ग्रामीण समाज में अभी भी कहाँ तक जीवित है। जैसा कि आपको पता है, ब्राह्मण हो गया, माली हो गया, सुनार हो गया, कहार हो गया, नाई हो गया, बढ़ई हो गया, कायस्थ हो गया, इस तरह की विभिन्न जातियां थीं और इनके कुछ स्पेशल पेशे होते थे। मान लो ब्राह्मण है तो उनका काम क्या है? पुरोहित और अध्ययन और अध्यापन का काम। या अगर आपने कायस्थ देखा तो उनका क्या काम है? उनका काम है हिसाब रखने का काम। सुनार जेवर गढ़ने का काम। बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं। नाई बाल बनाते हैं। तो ये सारे कुछ जातियां हैं। कुम्हार है, धोबी है, भंगी या धानुक जो कि चटाई बनाने वाले होते थे। तो ये सारी कुछ जातियां थी और उनके कुछ व्यवसाय हुआ करते थे। ये जो कुछ फिक्स जातियां थी, उनके फिक्स कार्य थे। वो अपनी सेवाएं जो थे, वो जो अपने कार्य थे, वो कुछ फिक्स्ड परिवार को ही दिया करते थे अपनी सेवाएं। इस चीज को जजमानी व्यवस्था कहते हैं। एक बार देख लेते हैं ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या बोला है। इनके अनुसार इस व्यवस्था के अंदर गांव के प्रत्येक जातीय समूह से ये आशा की जाती है कि वह अन्य जातियों को कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करे। जो हमने बात करी, कुछ यजमान हो गए और कुछ उनको सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता। ये एक जमींदार परिवार है। इनको अगर बर्तन धुलवाने हैं तो इनके बर्तन धुलने का काम कोई करेगा। इनके यहाँ पुरुषों की दाढ़ी बनाने हैं तो उसके लिए नाई का काम कोई और करेगा। या इनके यहाँ लकड़ी का कोई काम करना है, फर्नीचर वगैरह, तो उसके लिए ये बढ़ई से संपर्क करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि गांव के किसी भी बढ़ई से वो कह सकते हैं, नहीं। इसमें क्या होता है कि जो एक इनका काम करते आ रहा है, एक जाति, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो दर्जी हो, ये सब एक ही परिवार हमेशा से इनके लिए काम करेंगे। और ये परिवार ना किसी और के पास जाएगा और ना ही ये किसी और परिवार के पास जाएंगे अपनी सेवा देने के लिए। इस व्यवस्था को कहते हैं जजमानी व्यवस्था। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए एक बढ़ई औजारों की मरम्मत करता है और एक नाई बाल काटता है। लेकिन ये सेवाएं सभी लोगों को नहीं दी जाती हैं। प्रत्येक आदमी केवल कुछ खास परिवार या परिवारों के समूह के लिए काम करता है जिनके साथ उनके पैतृक संबंध होते हैं। तो जजमानी व्यवस्था में पैतृक संबंध होते हैं। उनके पूर्वज वही सेवा उसी परिवार को देते आ रहे हैं जिससे परिवार को अभी वर्तमान में वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग के साइड में आज भी जब भी शादियां होती हैं, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, बट हाँ, शादी या कुछ बड़ा फंक्शन होता है, बच्चा हुआ है किसी के घर में या किसी की डेथ हो गई है, इन तीनों ही चीज़ों में कुछ फिक्स्ड लोग हैं जिनके साथ अभी भी जजमानी सिस्टम चल रहा है। उनकी फैमिलीज हम लोग के दादी परदादी के टाइम से काम कर रही है। जैसे कि शादियों में नाउन का काम होता है, या जो धोबी हैं इनके कुछ फिक्स्ड काम होते हैं, जैसे कि फटकन, मटकुड़वा या तोरण सिरवाना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं शादियों में, इसमें इन लोगों की आवश्यकता होती है और इन्हीं के द्वारा ये सारी रस्में करी जाती हैं। तो हम लोग के साइड में तो आज भी ये देखने को मिलता है कि जो नाउन है वो वही पुरानी नाउन है, उनकी सास या उनकी बहुएं आगे जाके करेंगी और उनकी सास पहले के लोगों का करते आ रहे थे।
या और भी कई ऐसे त्योहार हैं जहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है और यही लोग आके वो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे इनका जो जनरेशन है वही कर रहा नहीं, इनकी पहले की जनरेशन और हमारे पहले की जनरेशन, इनका पहले से ही रिलेशन है और ये लोग मिलके आपस में क्या कर रहे हैं, यजमान और सेवा प्रदाता की भूमिका में हैं। यजमान क्या करते हैं, सेवा प्रदाता से सेवा लेते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे, वस्तुएं, वस्त्र या आवश्यक चीज़ें जो उनके लिए चाहिए उनको प्रदान करते हैं। तो यजमानी सिस्टम के अर्थ को तो हमने समझ लिया है। अब हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि यजमानी व्यवस्था जाति पर आधारित होती है। अगर हम बात करें जाति व्यवस्था की, तो यह व्यवस्था जो होती है वो मुख्यतः जातियों के व्यवसाय और उनकी सेवाओं पर आधारित है। तो जो भी जाति हैं, कुम्हार, धोबी, बढ़ई, नाई, इन विभिन्न जातियों के पारस्परिक सहयोग से ही एक दूसरे की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए यजमानी व्यवस्था क्या होती है, जाति पर आधारित होती है। दूसरी विशेषता क्या है, वंश परंपरा का स्वरूप। जैसा कि हमने बात करी, ये कोई एक पीढ़ी की बात नहीं हो रही है या एक जनरेशन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है वंश परंपरा की। जो भी जिसके जजमान है वो ऐसा नहीं है कि यही पीढ़ी है, नहीं, इसके पहले की भी पीढ़ी, पैतृक वंश जो चला आ रहा है उनके साथ उनके संबंध रहे हैं। ये जजमान परिवार है, ये सेवा देने वाला परिवार है। इनके पूर्वज और इनके पूर्वज, इन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ जजमान और सेवा प्रदाता की भूमिका निभाई है और इनके भी पूर्वज और इनसे पूर्व और इनके बाद ये सब वही परिवार के लोग उन्हीं यजमानों की सेवा करेंगे। ऐसा वंश परंपरा का स्वरूप किसमें होता है, जजमानी व्यवस्था में। तीसरी विशेषता है परंपरागत अर्थव्यवस्था। तो जजमानी प्रथा जो होती है वो पूर्णतः परंपरागत अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इस व्यवस्था में क्या होता है, जजमान और सेवक के मध्य में पैसों के संबंध में आधार नहीं होता है, बल्कि उसका आधार क्या होता है, संबंध होता है। संबंधों में सेवा की भावना समाहित होती है। यानी ये जो यजमान है और इनको ये जो सेवा देने वाले परिवार हैं, इनके बीच में पैसे, वस्तु, अनाज के लिए संबंध नहीं होता, बल्कि संबंध क्या होता है कि ये हमारे यजमान हैं, इनकी हमें सेवा करनी है। ये जो भावना होती है ये ज़्यादा इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके माइंड में ये चीज़ नहीं होती कि हमारे सर्विस के बदले हमारी कुछ कुछ वेजेस मिलेंगे, कुछ सैलरी होगी या कुछ चीज़ें मिलेंगी या पारिश्रमिक मिलेगा। नहीं, उनके अंदर क्या भावना होती है कि इनके पूर्वजों की सेवा हमारे पूर्वज करते आए हैं और इनकी सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो ये जो संबंध होता है, ये जो भावना होती है, ये यजमान और सेवक के बीच में घनिष्ठ और अटूट संबंध बनाती है। और यजमान जो होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि इन्होंने हमारी सेवा इतने सालों से करी है, इनके पूर्वज भी हमारे परिवार की सेवा करते आए हैं, तो इन्हें भी जो चीज़ें आवश्यक हों, चाहे वो वस्तु हो, अनाज हो, वस्त्र हो, जो भी चीज़ें इनके लिए आवश्यक हैं वो हम प्रदान करें। नेक्स्ट विशेषता है सेवाओं के भुगतान में वस्तुएं। देखो, जब आप बात करते हो जजमानी व्यवस्था की, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भी जजमान हैं वो अपने सेवक को कोई फिक्स्ड वेतन देते हैं या कुछ फिक्स्ड पैसों की बात होती है। नहीं, ये चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे उनकी सेवा जो करते हैं उनको सेवाओं के बदले में उनके दैनिक जीवन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दर फिक्स है कि इतने समय तक सेवा करने के बाद या इन चीज़ों की सेवा करने के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे या इतनी वस्तुएँ मिलेंगी या इतने सामान मिलेंगे, नहीं। वो अपने हिसाब से यजमान उनकी जितनी क्षमता है वो देते हैं, किसको? अपने सेवा प्रदाता को। नेक्स्ट है स्थायी संबंध। ये यजमान चूँकि वंशों से चले आ रही प्रणाली है, इसमें पैतृक संबंध भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके संबंध जो होते हैं आपस में यजमान और सेवा प्रदाता के बीच में, वो स्थायी होते हैं। मान लो इस फैमिली का सेवक ये है, यानी कि इसका यजमान ये है, किसी कारणवश अगर ये बाहर चला गया तो कोई दूसरा परिवार इनको अपना यजमान बनाने में भी डरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यजमानी सिस्टम में क्या होता है, आप एक या कुछ परिवारों के ही यजमान बन सकते हैं। आप एक या कुछ परिवारों के ही सेवा प्रदाता बन सकते हैं, अन्यथा आपको जाति पंचायत के द्वारा दंड दिया जाएगा। तो इस कारण कोई दूसरे सेवा प्रदाता किसी और फैमिली के पास ज़्यादा जाते भी नहीं हैं। उनके जो यजमान हैं उन्हीं के पास वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सीधा या ऊर्ध्वाधर संबंधों की व्याख्या।
यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के संबंध जजमानी व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। सीधा संबंध या हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हो, क्षैतिज बोलते हो, ये संबंध समस्तरी लोगों या परिवारों के बीच में पाया जाता है, जबकि वर्टिकल या लंबवत या ऊर्ध्वाधर संबंध जो होता है छोटे बड़े ऊंच नीच पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, धोबी का यजमान ब्राह्मण है तो ये कौन सा संबंध है? ऊर्ध्वाधर। और जब बढ़ई का यजमान नाई हो जाए तो ये कौन से संबंध है? क्षैतिज संबंध है। तो जजमानी व्यवस्था में दो प्रकार के संबंधों की व्याख्या की गई है, एक ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत और दूसरा क्षैतिज। नेक्स्ट विशेषता है पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकार। जैसा कि हमने बात करी थी, जब भी कोई सेवक अपने यजमान की सेवा करता है तो उसके माइंड में ये चीज़ नहीं होती कि उसकी सेवा के बदले कोई निश्चित दर पे कुछ चीज़ें दी जाएंगी, नहीं, उसके अंदर क्या होता है कि वो अपने यजमान की सेवा करे। तो अगर सेवक ये सोच रहा है कि वो अपने यजमान को सेवा दे रहा है तो यजमान का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने सेवा प्रदाता के बारे में सोचे, उसको उसके सेवा का हक मिले, सेवा के बदले में उसको जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं, उसके जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जिनसे हो सके, वो सारी वस्तुएं, मुद्राएं या वस्त्र, अनाज, इन सारी चीज़ों को दें। कभी कभी तो सेवकों को रहने के लिए ज़मीन भी दे दी जाती है। नेक्स्ट विशेषता है पुरस्कारों में समानता नहीं होती। वही बात हो रही है, ये देखो, ये जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी किसी का भी जजमान हो सकता है और वो जो भी उसका जजमान है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, वंश परंपरा के हिसाब से। पर प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है हर कोई यजमान रिच हो। तो जो जिसका जितनी क्षमता है, जो यजमान जिस भी स्थिति में रह रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग इनको अपना उपहार, वस्तुएं या सामान देगा। और यदि मान लो कोई रिच है तो वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देगा, और कोई नॉर्मल है या निर्धन परिवार का यजमान है तो वो अपने क्षमता अनुसार सामान्य सी वस्तुएं भी दे देगा। तो पुरस्कार जो मिलते हैं सेवकों को उनकी सेवा के बदले में, वो ज़रूरी नहीं है समान हो हर जगह से, वो यजमान के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे लास्ट विशेषता क्या है? सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्नताएं। तो जैसे हमने बात करी कि पुरस्कारों की समानताएं नहीं होती हैं, ठीक उसी तरह सेवाओं के क्षेत्र में भी विभिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक कार्य एक ही सेवक नहीं कर सकता, हर सेवक के अपने अपने भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र हैं। कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई धोबी का, कोई चमार का, कोई नाई का, तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो सेवाओं के क्षेत्र में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती और उन्हीं के अनुरूप उनका महत्व भी होता है। जैसे कि नाई और धोबी का महत्व विवाह संस्कार में अत्यधिक होता है। तो विशेषताओं को तो हमने देख लिया, अब हम जजमानी व्यवस्था के लाभ और हानि को देख लेते हैं। तो जजमानी व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी एक बार आप देख लो कि इसके लाभ और हानियाँ क्या हैं। देखो, जजमानी व्यवस्था के लाभ में क्या है? स्थिरता। गांव में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। अपने जजमान हैं, अपने सेवक हैं, किसी को किसी के पास जाना नहीं है, किसी को किसी के पीछे परेशान नहीं होना है, सब फिक्स्ड व्यवसाय उनके हैं, फिक्स्ड उनके यजमान हैं और वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जिससे गांव की स्थिरता बनी हुई है। कैसी स्थिरता? सामाजिक और आर्थिक। नेक्स्ट लाभ क्या है कि सामाजिक सहयोग, जातियों के बीच आपसी निर्भरता से सहयोग की भावना बनी रहती है। प्रत्येक जातियां एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे वो उच्च हो चाहे वो निम्न हो। तो इससे क्या होता है? समाज में सहयोग की भावना बनी रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाभ क्या है? नौकरी की गारंटी। हर जाति को अपने परंपरागत पेशे के कारण जीविका का स्थायी साधन मिला रहता है। वो उनके पूर्वज जिस व्यवसाय को करते थे वो भी वही व्यवसाय कर रहे हैं, और उनके जो यजमान थे वो भी बने बनाए हैं। उन्हीं की बस सेवा करनी है और उनके यजमान उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे जीवन निर्वाह के लिए। जैसा कि हमें पता है, जजमानी व्यवस्था में या जजमानी सिस्टम में लाभ तो हैं पर उनकी हानियां भी हैं। अब देखो, जजमानी व्यवस्था की हानियां क्या हैं? इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा था? जातिवाद को। यह व्यवस्था जाति पर आधारित थी, हमने बात करी, लेकिन ये जाति आधारित होने के कारण जातीय भेदभाव को बनाए रखने में मददगार रही। इसने जातीय भेदभाव को कम करने के बजाय उसको बनाए रखा, जिसके कारण जातीय भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, ये भी सारी चीजें समाज में देखने को मिलने लगी। दूसरी हानि क्या है? जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों का शोषण होने लगा। देखो, हमने बात करी थी यजमान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी चीजें उपहार में या सेवा के बदले में देगा सेवक को।
अगर यजमान अच्छा है, कर्तव्यनिष्ठ है, उसका नेचर सही है, उसको लगता है कि हाँ, सेवक मेरा अच्छे से सेवा कर रहा है, उसके बदले में उसका भरण-पोषण करने का थोड़ा कर्तव्य तो अपना भी बनता है, तो वो करेगा। बट यहाँ पे अगर कोई अच्छे नेचर का ना हो के कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, तो इसकी सेवा का कम मूल्य लगा के अपना फ़ायदा बस देखेगा। तो इससे क्या हो रहा था, काफ़ी लोग इस तरह के भी हो गए जो सिर्फ़ अपना ही हिसाब देख रहे थे, अपना ही फ़ायदा देख रहे थे और वो सेवा प्रदाताओं को ज़्यादा मूल्य नहीं दे रहे थे जितना कि उनका बनता है उस परिश्रम का। और इसका परिणाम क्या हुआ, ये जो सेवक थे इनकी स्थिति निम्न होती गई। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपके पास चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी स्थिति गिरती ही जाएगी। नेक्स्ट हानि है परिवर्तन की कमी। देखो, ये जो व्यवस्था थी जजमानी व्यवस्था, इसमें क्या होता था कि व्यक्ति ही सेवाएँ प्रदान करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे वॉशिंग मशीन है जो कपड़े धुलने का काम कर रही है। इससे धोबी जाति का जो काम था वो हट गया। मान लो इनके पास ज़्यादा पैसे, इन्होंने वॉशिंग मशीन खरीद ली, मिट्टी के बर्तन नहीं यूज़ होते हैं, कुम्हार या धोबी इनके कार्य छिन जाएँगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करें क्योंकि इनका व्यवसाय तो जा रहा है ना। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था है, ये नई तकनीकों और सुधारों को अपनाने में बाधा डालती है। और नेक्स्ट है आर्थिक असमानता। जजमान उच्च जातियाँ अमीर होते गए जबकि सेवा प्रदाता जातियाँ गरीब बनी रहीं और अमीर और गरीब उच्च वर्ग बन गया, एक निम्न वर्ग बन गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।